रेडी स्टार्ट। मदद और मंशा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राजनेताओं को जरूरी दवाओं की जमाखोरी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर वे जनता की मदद करना चाहते हैं तो दवाओं को केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को सौंप सकते हैं ताकि सरकारी अस्पतालों में उनका इस्तेमाल हो सके। पूर्वी दिल्ली से सांसद और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर ने यह घोषणा की थी कि एंटीवायरल दवा फेविपिराविर या फेविफ्लू उनके कार्यालय में उपलब्ध है और लोग वहां से मेडिकल पर्ची दिखाकर इसे ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि वह दवा जब्त कर ली गई है और उसे CGHS को सौंप दिया जाएगा। ऐसे और भी उदाहरण हैं। गुजरात भाजपा अध्यक्ष ने यह घोषणा की थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सूरत में पार्टी कार्यालय में मिल सकता है। उनके विरुद्ध भी मामला गुजरात हाईकोर्ट में उठा है। महाराष्ट्र में भी कई नेताओं पर आरोप लगे कि उन्होंने रेमडेसिविर अपने रसूख से हासिल किए और बांटे। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोरोना संक्रमण में बहुत मांग है और देश भर से इसे पाने के लिए मारामारी की खबरें आ रही थीं। इसी वजह से केंद्र सरकार ने इसका वितरण अपने हाथों में ले लिया और यह तय किया कि इसे सिर्फ सरकारी तंत्र के जरिए ही बेचा जाएगा। यह राजनेताओं की जिम्मेदारी होती है कि वे मुसीबत में लोगों की यथासंभव मदद करें और तमाम नेता कमोबेश ऐसा करते भी हैं। कुछ नेता तो सचमुच मन से और पूरी ताकत से मददगार बनने की कोशिश करते हैं। कुछ काम कम करते हैं और प्रचार ज़्यादा करते हैं। इस महामारी के दौर में भी तमाम राजनेता अपने अपने तरीके से मदद कर रहे हैं या मददगार दिखने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि महामारी के जोर से व्यवस्था चरमराई हुई है, संसाधनों की कमी है, इसलिए समर्थ लोगों से मदद की दरकार भी ज़्यादा है। कई मददगार लोगों की कहानियाँ इस वक्त लोगों की जुबान पर हैं और समाज में उनके प्रति कृतज्ञता का बहाव भी है। पर यही बात उन लोगों के बारे में नहीं कही जा सकती जो दुर्लभ दवाएं बांटकर मददगार होना या दिखना चाह रहे हैं। अगर उनमें से कुछ की नियत भली भी रही हो तब भी उनका तरीका गलत था। जैसे गौतम गंभीर की आलोचना होती रही कि जब दिल्ली में कोरोना का कहर जोरों पर था तब वह IPL में कमेंट्री करने में व्यस्त थे। फिर अचानक उन्होंने फेविफ्लू बांटने का फैसला किया। यह वायरस रोधी दवा है पर कोरोना में इसके इस्तेमाल का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। नहीं किसी मान्य चिकित्सा संगठन ने कोरोना में इसके इस्तेमाल को सही ठहराया है। ऐसी दवा को बांटने से मरीजों का कुछ भला नहीं होना था और यह कानून भी सही नहीं था।
इसके बजाय गौतम गंभीर किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेकर उस पैसे को अन्य काम में लगाते तो हर तरह से बेहतर होता। रेमडेसिविर के निजी वितरण पर सरकार जब रोक लगा चुकी थी तब तो नेताओं को इसे बांटकर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। ज़्यादा अच्छा यह होता कि वे अपने सरूख का इस्तेमाल रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ाने और उसका वितरण व्यवस्थित करवाने के लिए लगाते। मदद करने के और भी तरीके हैं, जो सबसे चमकीला हो वह अक्सर सबसे अच्छा नहीं होता। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। आम के पेड़ पर तोता होना चाहूँगा। महामारी ने मेरा भी जीवन बदल दिया है। पहली लहर में लॉकडाउन के दौरान मैं अपनी खिड़की से देहरादून शहर को देखता था। उस समय जब सुदूर हिमालय की चोटियाँ बिल्कुल स्पष्ट नज़र आने लगीं, तब पहले मुझे लगा कि शायद मेरी आँखों की दृष्टि बेहतर हो गई है, लेकिन वैसा साफ हवा के कारण हुआ था। लॉकडाउन का एक और लाभ यह हुआ कि सुबह मुझे ज़्यादा पक्षी दिखने लगे। शोर शराबे और पर्यटकों की भीड़ के कारण जो पक्षी दूर चले गए थे वे लॉकडाउन के दौरान लौट आए और मुझे यह अच्छा लगा। जब भी मेरे पास लिखने का विषय नहीं होता तब मैं खिड़की से बाहर झांकता हूँ। इस सुंदर पृथ्वी को देख पाने के लिए हर व्यक्ति के पास खिड़की होनी चाहिए। मैंने एक साधारण और पूर्ण जीवन जिया है, इसलिए मृत्यु का विचार मुझे नहीं डराता। पिछले दिनों एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मृत्यु के बाद अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो मैं क्या बनना चाहूँगा। तब मैंने उसे कहा था कि वैसी स्थिति में मैं आम के पेड़ पर बैठने वाला एक तोता बनना चाहूँगा। मैंने एक कविता लिखी थी जिसकी आखिरी पंक्ति थी, मृत्यु आने से पहले तक यह जीवन पूर्ण है। हम सबको मरना है, बल्कि मैं तो खुद को बेहद सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने लंबा और भरपूर जीवन जिया है। जीवन की तरह मैं अपने लेखन से भी संतुष्ट हूँ। हालांकि बहुतेरे पाठक मेरे लेखन पर शिकायत भी करते हैं। उनका कहना है कि मेरा लेखन बहुत प्रभावी नहीं है और मेरी कहानियों के भूतों से उन्हें थोड़ा भी डर नहीं लगता। इसका कारण शायद यह है कि सहज व्यक्ति होने के कारण मैं अपने लेखन में भी सहज सरल हो जाता हूँ और वांछित प्रभाव लाने के लिए मैं अपने पात्रों को कुटिल या डरावना नहीं बना पाता। एक लेखक पर लिखने का दबाव हमेशा रहता है, इसलिए जब मैं छापे जाने लायक कुछ नहीं लिखता तब भी कागज़ पर अपने विचार दर्ज करता हूँ। आज भी मैं कागज़ पर लिखता हूँ और प्रकाशकों को अपनी पांडुलिपि भेजता हूँ। मैंने टाइपराइटर का भी कभी इस्तेमाल नहीं किया और तकनीकी प्रगति के
इस युग में भी मेरा मानना है कि किताब से पढ़ने का जो सुख है वह ई बुक से कभी नहीं मिल सकता। चूँकि किताबों की रॉयल्टी से मेरा जीवन चल जाता है, इसलिए भी लेखन मुझे प्रेरित करता रहता है। मैं वही काम करता हूँ जो मुझे खुशी दे, और यह लेखन भी खुद को खुश करने के लिए ही है। मेरी हर रचना मेरे लिए है। यह अलग बात है कि इन्हीं में से कुछ रचनाएं बच्चों की किताबों के तौर पर बिकती हैं और लोकप्रिय भी होती हैं। जीवन में यह संतोष कम नहीं है कि मैं एक बहुत खूबसूरत जगह में अच्छे लोगों के बीच रहता हूँ। अपने आसपास की चीज़ें मुझे प्रेरित करती रहती हैं, जैसे कि प्रकृति, पहाड़ और लोग। किताबें मुझे बचपन से ही आकर्षित करती हैं। स्कूल में मुझे पुस्तकालय की जिम्मेदारी दी गई थी, लिहाजा शारीरिक प्रशिक्षण और होमवर्क से बचने के लिए मैं लाइब्रेरी में किताबों के बीच पहुंच जाता था। पीडी वुडहाउस और चार्ल्स डिकेंस मेरे प्रिय लेखकों में से थे। डेविड कॉपरफील्ड से मैं इतना प्रभावित हुआ था कि बचपन में उन्हीं का अनुकरण करते हुए मैं घर से भाग गया था, लेकिन पास में पॉकेट मनी न होने के कारण 2 दिन बाद ही मुझे मजबूरी में घर लौटना पड़ा था। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। बोलती लाशें। गंगा में बड़ी संख्या में बहते शव किसी को भी झकझोर सकते हैं। हाल में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गंगा में ऐसे शव देखने को मिले। गाजियाबाद से लेकर कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया जैसे जिलों से ये शव बहते आ रहे हैं। बिहार में भी कई जगहों से ऐसी खबरें हैं। जाहिर है ये शव उन शहरी या ग्रामीण इलाकों से ही नदी किनारे ऊपर ही ऊपर दफनाए या बहाए गए होंगे, जो गंगा किनारे पड़ते हैं। कफन में लिपटी लाशें अगर बह रही हों, किनारे लग रही हों, अधजली हों, छत विछत हो चुकी हों, जानवर नोच रहे हों, तो इससे ज़्यादा विभत्स क्या हो सकता है। शवों को इस तरह बहाने दफनाने की घटनाएं मीडिया में आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार को नोटिस जारी किए। आयोग ने जो सवाल पूछे और चिंता जताई वह तो ठीक है ही, लेकिन शवों की गरिमा और मानव अधिकारों का जो मुद्दा उठाया उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गौरव तलब है कि पिछले हफ्ते बिहार के बक्सर जिले के चौसा में ऐसे ही 71 शवों को पोस्टमार्टम के बाद दफनाने की बात सामने आई थी। उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे पड़ने वाले जिलों के हालात तो और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कन्नौज में गंगा किनारे 350 से ज़्यादा, उन्नाव में
900 से ज़्यादा, गाजीपुर में 300, कानपुर में 400 से ज़्यादा 100 नदी किनारे दफन मिले। सवाल है कि हाल में ही अचानक ऐसा क्यों होने लगा। माना जा रहा है कि ये 100 उन लोगों के हैं जो कोरोना संक्रमित थे और इनके परिजनों की हैसियत अंतिम संस्कार का खर्चा उठाने की भी नहीं थी। कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए शमशानों में जिस तरह से लूट खसोट मची है, मोटी रकम ऐंठी जा रही है और घंटों कतार में लगना पड़ रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिन जिलों में यह सब देखने को मिल रहा है वे महामारी की चपेट में हैं। भले सरकारें कितने दावे क्यों न करती रहें कि ग्रामीण इलाकों में हालात काबू में है, इलाज के सारे बंदोबस्त हैं, लेकिन लाशों के ये ढेर असलियत उजागर करने के लिए काफ़ी हैं। अब इसमें ज़्यादा शक नहीं बचा कि संक्रमण की जांच, इलाज से लेकर अंतिम संस्कार तक में सरकारों ने जो लापरवाही दिखाई, ये सब उसी का नतीजा हैं। शवों की दुर्गति से विचलित मानवाधिकार आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मृतकों के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा कि शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार या उन्हें सामूहिक रूप से दफनाना विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि यह किसी भी मृतक के सम्मान और अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन सरकारों को इससे कहाँ मतलब है। कहना बड़ा आसान है कि जो चला गया वह मुक्ति पा गया, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सब ऐसे कठोर सवाल भी छोड़ गए हैं जिनका जवाब एक न एक दिन सरकारों को देना ही पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 21 सिर्फ जीवित व्यक्ति को ही गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि मृत व्यक्ति को भी वह समान रूप से यह अधिकार प्रदान करता है। मृतक के अधिकारों और गरिमा की रक्षा राज्य का कर्तव्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें निष्ठुर हैं। कहते हैं लाशें नहीं बोलती, लेकिन आज लाशें ही बोल रही हैं। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। हर मोर्चे को मजबूत करें। कोरोना मरीजों के उपचार में उपयोगी मानी जाने वाली 2DG नामक दवा का उपलब्ध होना उम्मीद की एक किरण तो है, लेकिन बात तब बनेगी जब इसका जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन हो और वह सर्वसुलभ हो। एक अनुमान के अनुसार इस दवा का समुचित उत्पादन जून के पहले हफ्ते में हो सकेगा। जब एक एक दिन बाहरी पड़ रही हैं, तब आवश्यकता के अनुरूप इस दवा का उत्पादन और पहले शुरू करने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए नए तौर तरीके अपनाने की संभावनाएं
टटोली जाएं, क्योंकि कोरोना का कहर अभी जारी है। भले ही प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 3 लाख से कम हो गई हो, लेकिन अभी इस पर संतोष नहीं किया जा सकता। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। इसे देखते हुए कम समय में ज़्यादा लोगों के टीकाकरण की भी कोशिश होनी चाहिए। यह कोशिश युद्ध स्तर पर हो। यह ठीक नहीं है कि जब प्रतिदिन कम से कम 50 लाख लोगों को टीके के लगाए जाने चाहिए, तब उसके आधे भी नहीं लग पा रहे हैं। इसका एक कारण टीकों की कमी है, तो दूसरा टीका लगवाने को लेकर हिचकिचाहट। इन दोनों ही समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। यह सही है कि केंद्र सरकार राज्यों को टीके उपलब्ध करा रही है, लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं। इसके चलते कहीं कहीं टीकाकरण केंद्र बंद करने की नौबत आ रही है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस स्थिति से तभी बचाया जा सकता है जब टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लीक से हटकर कुछ उपाय किए जाएंगे। इन उपायों पर ध्यान देने के साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या आनन फानन टीकों का आयात संभव है। जो एक और काम युद्ध स्तर पर करने की ज़रूरत है वह है स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने का। यह खेद की बात है कि 1 साल का समय मिलने के बाद भी सरकारें स्वास्थ्य ढांचे को ऐसा नहीं बना सकीं कि कोरोना से लड़ने में मदद मिलती। कम से कम अब तो देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि कोरोना वायरस से हाल फिलहाल छुटकारा मिलने वाला है। यह अपने रूप बदल कर लंबे समय तक देश और दुनिया को त्रस्त किए रह सकता है। जब यह स्पष्ट है कि कोरोना से लड़ाई लंबी खींच सकती है, तब फिर उसका सामना करने के लिए हर मोर्चे को मजबूत करना होगा। सरकारों को न केवल यह देखना होगा कि पर्याप्त चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता कैसे बढ़े, बल्कि यह भी कि छोटे बड़े अस्पताल तेज़ी के साथ कैसे खुलें और उसमें निजी क्षेत्र कैसे आगे बढ़कर हाथ बढ़ाए। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। गांव में बचाव। एक ओर देश के कई शहरों में संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, तो दूसरी ओर गांव में महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले साल महामारी की पहली लहर का असर मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में रहा था, लेकिन मौजूदा लहर कस्बों और गांवों को भी अपना निशाना बना रही है। ग्रामीण भारत में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने विशेष दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत तमाम सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसके अलावा
कम से कम 30 बिस्तरों का विशेष केंद्र बनाने का निर्देश भी है, जहां अन्य बीमारियों से ग्रस्त लक्षण रहित संक्रमितों तथा संक्रमण से मामूली रूप से बीमार लोगों को रखा जाएगा। यह व्यवस्था वैसे लोगों के लिए है जिनके पास अपने घर में अलग रहकर स्वास्थ्य लाभ करने की गुंजाइश नहीं है। गांव में बड़ी आबादी के पास समुचित आवास नहीं होने की स्थिति में ऐसे इंतजाम जरूरी हैं। तुरंत जांच की सुविधा होने से संक्रमण की पहचान करने में मदद मिलेगी। बाद में लक्षणों को देखते हुए अन्य जांच कराए जा सकते हैं। गांव के अलावा आदिवासी क्षेत्रों, कस्बों और शहरों के आसपास की बस्तियों में संक्रमण के प्रसार ने कोरोना प्रबंधन की कोशिशों के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। ऐसे क्षेत्रों में पहले से ही स्वास्थ्य केंद्रों, चिकित्सकों आदि समेत विभिन्न संसाधनों का अभाव है। इस स्थिति में संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने बीते कई महीनों में ग्रामीण भारत में निगरानी और उपचार की दिशा में उल्लेखनीय पहलें की हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने देखा कि कुछ दिनों पहले तक महानगरों और राज्यों की राजधानियों समेत कई शहरों में बिस्तरों, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और ज़रूरी दवाइयों की कमी की वजह से बड़ी संख्या में मौतें हुईं तथा अफरा तफरी और बेचैनी का माहौल रहा। इस स्थिति में अब सुधार है, लेकिन अभी भी इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इस कल्पना से कोई भी कांप सकता है कि अगर देश के ग्रामीण अंचलों में संक्रमण ऐसी ही आक्रामकता से फैलेगा तो इसका परिणाम कितना भयावह होगा। अभी ही कई जगहों से मौतें की लगातार खबरें आ रही हैं। ऐसे में यह बेहद ज़रूरी है कि राज्य सरकारें केंद्रीय संस्थाओं व विभागों के सहयोग से केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर ठीक से अमल करें। इस मुहिम में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा आंगनबाड़ी और आशा सेविकाओं समेत विभिन्न नागरिक व सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। कोरोना के अलावा गांव में अन्य बीमारियों के प्रकोप पर भी नज़र रखी जानी चाहिए। बुखार और खून में ऑक्सीजन की मात्रा मापने के यंत्रों तथा बुनियादी दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन कोशिशों से हम गांव में महामारी पर जरूर जल्दी काबू पा लेंगे। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। महामारी से मुकाबले का मौलाना मंत्र। जब साधन कम पड़ जाए तो हिमाचल प्रदेश के मौलाना गांव के लोगों जैसी समझदारी ही काम आती है। दुनिया जब कोरोना के कहर से कराह रही हो तो मौलाना गांव में एक भी कोरोना रोगी का नहीं मिलना सुखद अनुभूति का आभास तो कराता ही है। सवाल यह है कि ऐसी जानलेवा छूत की बीमारी से मौलाना बचा कैसे? जवाब है
सिर्फ और सिर्फ अपनी सूझबूझ से। कोरोना से बचाव का मूल मंत्र है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आश्चर्य की बात यह है कि मौलाना के लोगों को इस मूल मंत्र को भी नहीं अपनाना पड़ा। इसका कारण था कि उन्होंने कोरोना फैलते ही बाहर वाले लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी। यही वजह है कि जब देश भर में कोरोना के कारण हालात बिगड़ रहे हैं, तब भी मौलाना के लोग आराम से अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में मौलाना ही ऐसी समझदारी दिखाने वाला एकमात्र गांव है। देश के कई गांवों में लोगों ने समझदारी दिखाई है, जिसकी वजह से वे कोरोना से बचे हुए हैं। इन गांव में रहने वाले लोगों के पास बेशक बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं होंगी, लेकिन उनमें हालात से निपटने की समझ बाकी लोगों से अधिक नज़र आई। लापरवाही बरतने का नतीजा देश भुगत रहा है। पहली लहर के कमज़ोर पड़ते ही तमाम सरकारों से लेकर प्रशासन भी सतर्कता को भुलाने लगा था। राजनीतिक दल चुनावी रैलियों में व्यस्त हो चले थे, तो आम जनता शादी ब्याह और सैर सपाटे को तवज्जो देने लगी थी। लगने लगा था कि मानो हमने कोरोना महामारी पर जीत पा ली हो। लेकिन उस दौर में भी मौलाना गांव दुनिया से दूरी बनाए रखने के अपने फैसले पर अडिग रहा। 14 महीने दुनिया से अलग रहना आसान नहीं था, लेकिन लगता है कि वहाँ के लोग शायद दुनिया के दर्द और परेशानी को बाकी लोगों से अधिक समझ रहे थे। महामारी के इस संकट में मौलाना का मामला हमारे लिए सिर्फ एक खबर नहीं होनी चाहिए। मौलाना के 3000 लोगों ने जिस तरह का आत्मानुशासन दिखाया वह अनुकरणीय है। मौलाना के लोगों ने बीमार होकर इलाज कराने का जोखिम उठाने की बजाय अपने कायदों पर अडिग रहना बेहतर समझा। कोरोना अभी गया नहीं है, हमारे आसपास ही मौजूद है। हमें अगर इससे बचना है तो मौलाना गांव से कुछ बातें सीखनी भी चाहिए और दूसरों को सिखानी भी चाहिए। वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। मतलब साफ है कि कोरोना का संकट दुनिया से अभी टला नहीं है। टीकाकरण के काम में लंबा समय लगने के आसार हैं। ऐसे में मौलाना गांव के लोगों का आत्मानुशासन ही हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत दिला सकता है। स्टॉप।